हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र को। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है कक्षा 12वीं का मैंने अध्याय 6 तक जो है पूरा क्वेश्चन बता रखा है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज से जो है हम लोग कक्षा 11वीं का अकाउंट को जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंट को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है अध्याय 1 में लेखांकन की प्रस्तावना दिया हुआ है। ये जो है आपका पूरा थ्योरिकल है। ठीक है, इसमें बही खाता और आपका लेखांकन का अर्थ है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अगर इसी में हम लोग आगे देखें अध्याय 2, तो इसमें जो है लेखांकन के सिद्धांत है। इसमें भी आपको थ्योरिकल देखने को मिलेगा, लेखांकन प्रमापों का अर्थ वगैरह मिलेगा, दोहरा लेखा प्रणाली को इसमें बताया गया है। तो ये जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 जो है आपका थ्योरिकल अध्याय हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर आगे हम लोग देखें अध्याय 3, व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखने को मिलेगा। तो मैं जो है आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कराता हूँ, तो इसीलिए मैं है अध्याय 3 से स्टार्ट करूंगा, व्यावसायिक सौदों का लेखांकन से। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें जो है लेखांकन समीकरण बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लेखांकन समीकरण क्या होता है। अध्याय 3, व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण से आशय किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुल संपत्तियों एवं दायित्वों के योग बराबर होने से है। अर्थात संस्था की संपत्ति के बराबर ही उसके दायित्वों का योग भी होता है। ठीक है, जितना अगर संस्था की संपत्ति होगी उतना ही उसका बराबर क्या होगा, दायित्वों का योग भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेखांकन समीकरण। इसमें जो है एक फार्मूला भी है, संपत्तियां बराबर होगा दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, संपत्तियां बराबर क्या होगा, दायित्व प्लस पूंजी। अब संपत्तियां साइड में क्या क्या आएगी और दायित्व साइड में क्या क्या आएगी, उसको आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से अगर बिजनेस में हम लोग देखें, लेखांकन समीकरण में जो है एंट्री होगा, एक होगा विकलन पक्ष और एक होगा समाकलन पक्ष। विकलन पक्ष में पूरा संपत्तियों को जो है क्या क्या एंट्री होगा उसको दिया हुआ है, और समाकलन पक्ष में दायित्व साइड में क्या क्या एंट्री है उसको दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग संपत्ति साइड को देखेंगे। पहला यहाँ पर देखिएगा भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन क्या होता है, आपका संपत्तियां होती है। वैसे दूसरा क्या है, मशीनरी। मशीनरी भी एक क्या है, संपत्ति है। उपस्कर, उपस्कर या फर्नीचर बोला जाता है, ये भी क्या होता है, आपका संपत्ति होता है। उसके बाद स्कंध या रहतिया, ये भी संपत्ति साइड आएगा। विनियोग या निवेश, ये भी आएगा संपत्ति साइड में। देनदार आ जाएगा संपत्ति साइड में। प्राप्य बिल या प्राप्य विपत्र, ये भी आ जाएगा आपका संपत्ति साइड में। ख्याति, ये भी संपत्ति होती है। पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त मतलब पहले से दिया हुआ व्यय, वो व्यय जो किस में आ जाएगा, आपका पुराना व्यय जो है आपको किसका आ जाएगा, संपत्ति साइड में। बैंक में रोकड़, वो भी संपत्ति में आएगा। हस्तस्थ में रोकड़, ये भी संपत्ति साइड में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दायित्व साइड में। दायित्व साइड में क्या क्या एंट्री हो जाएंगी, पूंजी दायित्व साइड आ जाएगा। संचय एवं लाभ, ये भी दायित्व आ जाएगा। ऋण, ये भी दायित्व आ जाएगा। अधिविकर्ष या तो बैंक अधिविकर्ष ऐसा बोलते हैं ना, ये भी आ जाएगा आपका दायित्व साइड में। देय बिल, ये भी आ जाएगा दायित्व साइड में। अदत्त व्यय, ये भी आ जाएगा दायित्व साइड में। और अग्रिम प्राप्त, ये भी आ जाएगा दायित्व साइड में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि संपत्ति साइड में हम लोग क्या क्या एंट्री करेंगे और दायित्व साइड में क्या क्या एंट्री होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बताता हूँ। लेखांकन समीकरण को प्रभावित करने वाले लेन देनों के प्रकार। इसमें जो है दो प्रकार दिया हुआ है। ऐसे लेन देन जो दो मदों को प्रभावित करते हैं, ऐसे लेन देन होगा जो दोनों मदों को जो है क्या करेगा, प्रभावित। दोनों मद मतलब संपत्ति साइड भी प्रभावित करेगा और आपका दायित्व साइड भी प्रभावित करेगा। वैसे अगर दूसरा देखें, ऐसे लेन देन जो दो से अधिक मदों को प्रभावित करते हैं, दो मद को तो प्रभावित करेगा ही, उसको छोड़ करके और अधिक मदों को प्रभावित करेगा, उसको चलिए हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो है, जो दो मदों को प्रभावित करती है, एक करके यहाँ पर लिखा हुआ है, संपत्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप पूंजी में वृद्धि होना। संपत्ति में अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, उसी के फलस्वरूप पूंजी में भी वृद्धि होगा। दायित्व साइड में क्या आता है, पूंजी आता है, उसमें भी क्या होगा, वृद्धि। जैसे कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करना, अगर हम लोग रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोकड़ में हो जाएगा आपका वृद्धि एवं पूंजी में भी वृद्धि हो जाएगा। संपत्ति साइड का रोकड़ में वृद्धि होगा और दायित्व साइड के पूंजी में वृद्धि हो जाएगा। वैसे दूसरा अगर देखें, माल का उधार क्रय, अगर माल को उधार क्रय करोगे तो एक स्कंध आ जाएगा, स्कंध को ही माल बोलते हैं, स्टॉक, और एक क्या हो जाएगा, दायित्व।
एक स्कंध भी में एंट्री होगा और एक दायित्व साइड में एंट्री होगा। वैसे अगर देखें संपत्तियों का उधार क्रय, अगर संपत्ति का उधार क्रय होता है तो एक संपत्ति करके आ जाएगा और एक दायित्व करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बैंक से ऋण, अगर बैंक से ऋण होता है तो एक बैंक में एंट्री होगा और एक दायित्व साइड में एंट्री होगा। वैसे अगर कमीशन प्राप्त होता है तो एक रोकड़ साइड में एंट्री हो जाएगा, रोकड़ साइड में वृद्धि होगा और पूंजी साइड में भी। चलिए उसी में हम लोग आगे देखें, बी करके लिखा हुआ है संपत्तियों में कमी के फलस्वरूप दायित्वों में भी कमी होगा। ऊपर वाला क्या था, वृद्धि होगा, अगर रोकड़ साइड में वृद्धि होगा तो पूंजी साइड में वृद्धि, स्कंध में वृद्धि होता है तो दायित्व साइड में वृद्धि। वैसे अगर आगे हम लोग बी में देखें, संपत्तियों में कमी के फलस्वरूप दायित्वों में भी कमी होगा। चलिए देखते हैं, लेनदारों को भुगतान, अगर लेनदारों को भुगतान करोगे तो रोकड़ में कमी होगा और दायित्व साइड में भी कमी होगा। आहरण, आहरण करना मतलब पैसा निकालना, अगर पैसा निकालोगे तो रोकड़ में भी कमी होगा और पूंजी में भी कमी होगा। निजी उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय, इसमें क्या होगा, रोकड़ में भी कमी होगा और पूंजी में भी कमी होगा। किराया चुकाए, अगर आप लोग किराया चुकाते हो तब क्या होगा, रोकड़ में भी कमी होगा और पूंजी में भी कमी होगा। मशीन पर हरास, अगर मशीन पर हरास लगता है तब क्या होगा, मशीन में कमी होगा और पूंजी में भी कमी होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका जो है लेन देन जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या एंट्री होना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला वृद्धि वाला है और ये वाला कमी वाला है, ठीक। चलिए इसी में अगर हम लोग आगे देखें, लेखांकन समीकरण के एक पक्ष को प्रभावित करने वाले लेन देन, केवल एक पक्ष को अगर प्रभावित करता है तब कैसे कैसे एंट्री होता है। संपत्तियों में वृद्धि या कमी, अगर संपत्तियों में वृद्धि होगा या कमी होगा तब जो है केवल एक ही पक्ष को जो है क्या होगा, उसमें कमी या वृद्धि होगा, प्रभावित करेगा। चलिए पहले देखते हैं नगद क्रय, अगर आप लोग नगद क्रय मतलब खरीदते हो तो मात्र संपत्ति साइड में क्या प्रभावित होगा, एक रोकड़ में माइनस हो जाएगा और इसका अंदर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप सामान अगर माल खरीदते हो, सामान खरीदते हो तो आपसे पैसा जाता है और वो सामान आपसे आपके पास आता है, ये वाला हो गया, ठीक है। वैसे आगे देखें, देनदार से नगद प्राप्त, अगर देनदार से आपको नगद मिलता है तो रोकड़ में प्लस हो जाएगा और देनदार आपको दे रहे हैं इसलिए देनदार में माइनस हो जाएगा। बैंक से आहरण, अगर आप लोग बैंक से निकालते हो तो क्या हो जाएगा, रोकड़ में प्लस हो जाएगा और बैंक में माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखें, बैंक में जमा, अगर बैंक में आप लोग जमा करते हो तो बैंक में जमा हो जाएगा और आपसे रोकड़ जा रहे हैं इसलिए रोकड़ में माइनस हो जाएगा। मशीन का नगद क्रय, अगर आप लोग मशीन नगद खरीदते हो तो आपके पास मशीन आता है ना, और मशीन अगर खरीदते हो उसके बाद हमें पैसा देना पड़ेगा इसलिए रोकड़ में माइनस हो जाएगा। विनियोग क्रय, विनियोग में हो जाएगा प्लस और रोकड़ में हो जाएगा माइनस। प्राप्य देय पत्र, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देय पत्र में प्लस और धर देनदार में माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, दायित्व में कमी या वृद्धि, दायित्व में अगर कमी या वृद्धि होती है तब क्या होगा, देय पत्र पर स्वीकृति, अगर देय पत्र पर स्वीकृति होती है तब देय पत्र हो जाएगा प्लस और लेनदार हो जाएगा माइनस। उसी में अगर हम लोग आगे देखें, दायित्व एवं पूंजी में कमी या वृद्धि, दायित्व या पूंजी में अगर कमी होता है या वृद्धि होता है तब एंट्री क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये केवल दायित्व साइड का एंट्री है, ये केवल किसका था, ये संपत्ति साइड का एंट्री था, ये दायित्व का एंट्री था और ये दायित्व एवं पूंजी का कमी या वृद्धि है। ऋण पत्रों का अंश पक्ष में परिवर्तन, अगर ऋण पत्रों का अंश पक्ष में परिवर्तन होगा तो माइनस हो जाएगा दायित्व में और पूंजी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रस्तावित लाभांश, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लाभ में, प्लस हो जाएगा पूंजी में और प्लस हो जाएगा दायित्व में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं, आगे दिया हुआ है ऐसे लेन देन जो 2 से अधिक मदों को प्रभावित करता है, अगर 2 से अधिक मद को प्रभावित करता है तब एंट्री क्या होगा उसको देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैंने बताया है 20,000 का माल 22,000 में विक्रय किया, देखो आपके पास जो 20,000 का माल था जिसके जो है कितना विक्रय किया, 22,000 में विक्रय किया। 20,000 का माल था, ठीक है, कोई सा भी एक माल समझ लेते हैं, उसको हमने कितना में खरीदा है, विक्रय किया है मतलब बेचा है, 22,000 में विक्रय किया मतलब बेचा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपसे जो है माल जो है जा रहा है इसलिए इसके अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास रोकड़ आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा रोकड़ 22,000 और उसमें देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा पूंजी लाभ कितना, 2,000 का। 20,000 का माल था जिसे हमने 22,000 में बेच दिया तो 22,000 हमारे पास आया, कितना का लाभ हुआ,
2000 का लाभ हुआ है। वैसे आगे देखते हैं, 15,000 का लागत माल 14,000 में बेचे गए। अगर 14,000 में बेचा गया तब क्या होगा? 15,000 का हमारे पास माल था, माइनस कर दिए 15,000, कितना में बेच दिए? 14,000 में। 1,000 माइनस में बेचे, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, पूंजी हानि 1,000। ऐसा एंटर हो जाएगा। अगर ये सब को छोड़ करके अन्य व्यवहार में अगर प्रभावित होता है तो किस प्रकार होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है अदत्त व्यय। जो व्यय चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है किंतु लेखांकन अवधि की समाप्ति तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें अदत्त व्यय कहते हैं। क्या है? देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो व्यय चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, ठीक है, जो करंट में जो चल रहा है उस ईयर से संबंधित है, किंतु लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, मतलब पूरा ईयरली तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान नहीं हो पाता, उसको क्या बोलते हैं? अदत्त व्यय कहते हैं। तब क्या होगा? दायित्व में वृद्धि हो जाएगा और पूंजी में कमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्वदत्त व्यय। जो व्यय आगामी वित्तीय वर्ष से संबंध रखते हैं किंतु चालू वित्तीय वर्ष में ही उनका भुगतान कर दिया गया है, ऐसे व्यय को पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। देखिए, ठीक है, जो व्यय आगामी वित्तीय वर्ष है, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष से संबंध रखते हैं। मान के लिए 2024 का आप लोग बना रहे हो, लेकिन ये 2025 का जो है रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन एंट्री होता है 2024 में ही, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वदत्त व्यय। किंतु चालू वित्तीय वर्ष में ही उनका भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसे व्यय को क्या बोलेंगे? पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? रोकड़ में कमी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपार्जित आय। जो आय चालू वित्तीय वर्ष में अर्जित हो चुकी है किंतु प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, उपार्जित आय ऐसा रहता है, मान के चलिए चालू वित्तीय वर्ष में देना है करके है ना, वो प्राप्त होना है, लेकिन क्या होता है? उसका प्राप्ति नहीं होती। जैसे विनियोग का ब्याज, विनियोग का ब्याज या किराया है ना, ये सब जो आपको प्राप्त होना था लेकिन हुआ नहीं रहता है, वो अगले साल प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? आपका उपार्जित आय। ये संपत्तियों एवं पूंजी में वृद्धि होगा, दोनों में क्या हो जाएगा? ये वृद्धि हो जाएगा। चौथा देखते हैं, अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय। जो आय आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित है किंतु चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो चुकी है। अगले वर्ष का था लेकिन चालू वर्ष में ही वो प्राप्त हो चुका है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय कहते हैं। इसमें क्या होगा? दायित्व एवं रोकड़ में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पांचवा, संपत्ति पर ह्रास। ह्रास स्थायी संपत्ति के प्रयोग, टूट फूट या अन्य किसी कारणों से संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी है, इसे क्या बोलते हैं? संपत्ति पर ह्रास बोलते हैं। तब क्या एंट्री होगा? संपत्ति में कमी और पूंजी में वृद्धि हो जाएगा। छठवां देखें, आहरण पर ब्याज। व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी खर्च या उपयोग हेतु व्यवसाय से निकाली गई रोकड़ या माल को क्या बोलते हैं? आहरण कहते हैं। तब क्या एंट्री होगा? आहरण पर ब्याज की राशि से पूंजी में वृद्धि एवं कमी दोनों होगा। आहरण पर ब्याज की राशि से पूंजी में वृद्धि भी होगा और कमी भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पूंजी पर ब्याज। अगर पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी पर मिलने वाली ब्याज को क्या बोलते हैं? पूंजी पर ब्याज। इसमें पूंजी पर वृद्धि एवं कमी दोनों होगा। आठवां देखते हैं, आय की प्राप्ति। आय कई स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे किराया, कमीशन, ब्याज, छूट, लाभांश आदि। तो इसमें क्या एंट्री होगा? रोकड़ प्लस पूंजी दोनों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी जो है आपको मैंने बताया है थ्योरी में, ये सभी जो है आपको आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में काम आने वाली है। जब हम लोग लेखांकन समीकरण बनाएंगे तो उसमें जो है ये सारी जो है जो आपको मैंने थ्योरी बताया है ये आपका काम आने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अध्याय 3 व्यावसायिक सौदों का लेखांकन में हम लोग क्रियात्मक प्रश्न साइड जाएंगे। तो क्रियात्मक प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण बनाइए। तो एक लेखांकन समीकरण यहाँ पर मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। इसमें जो है प्रशांत ने नगद रुपया लगाकर जो है व्यवसाय प्रारंभ किया है, ये 40,000 रुपये का था। ठीक है दोस्तों, हो गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को बना रखा है।
अब इसको कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यह है हमारा लेखांकन समीकरण। इसका प्रारूप कैसे रहेगा, क्रमांक रहेगा, और यहाँ से देखो एक मैंने छोड़ रखा है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका लेन देन। जितना भी आपको लेन देन किए रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पास लिखाएगा, लेन देन। ठीक है, जो जो लेन देन हुआ रहेगा उसको हम लोग इसमें लिखते हैं, और इधर संपत्ति है और इधर दायित्व है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला दिया है प्रशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है 40,000। तो इसका एंट्री कैसे होगा, अभी फिलहाल आप इधर को भूल जाइए। ठीक है, इधर क्या क्या एंट्री हुआ इसको भूल जाइए। देखो 40,000 रुपये की रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, क्रमांक लिख देंगे, लेन देन बना लेंगे, इधर संपत्तियां बराबर कर लेंगे, दायित्व प्लस पूंजी। ये नीचे का जो है क्या क्या आएगा, ये जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे ये आते जाता है। ठीक है, चलिए 40,000 रुपये की रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो 40,000 जो है पैसा लगा करके एक व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। तो व्यवसाय जब प्रारंभ करेंगे तो 40,000 आपके पास रहेगा, रहेगा ना। तो यहाँ पास रोकड़ में क्या कर लेंगे, यहाँ एक नया नाम लिख देंगे रोकड़, और यहाँ लिख देंगे 40,000, और इधर बराबर करके पूंजी साइड में भी लिख देंगे इतना 40,000। ठीक है, अभी ये स्टॉक मशीनरी और ये लेनदार अभी आया नहीं है, अभी क्या आया है, मात्र अभी रोकड़ आया है। 40,000 यहाँ लिखे, इधर भी 40,000 लिख दिए, नया समीकरण यहीं पर लिख देंगे, और ये 40,000 बराबर कर देंगे, इधर भी 40,000। लेखांकन समीकरण का अर्थ यही होता है, देखना, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, कैसे भी करके दोनों साइड की राशि को हमें बराबर करनी है। जैसे नया समीकरण क्या बन गया, 40,000, इधर भी राशि 40,000 है और इधर भी राशि 40,000 है। ठीक है, चलिए वैसे आगे देखेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, माल नगद क्रय किया, कितना का क्रय किया है, 4,000 का। अगर आप लोग माल नगद क्रय करोगे तो आपके पास माल आएगा, ठीक है, और आपसे क्या होगा, पैसा जाएगा। कुछ भी खरीदते हो तो आपके पास सामान आता है और उसके बदले में क्या होता है, पैसा जाता है। तो सामान जो भी आता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं या माल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पास हम लोग स्टॉक एक नया जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्टॉक आ रहा है, इसलिए हम लोग स्टॉक में 4,000 को प्लस कर दिए, और हमसे पैसा जा रहा है इसलिए हम लोग रोकड़ में से 4,000 को माइनस कर दिए। ठीक है, इधर एंट्री हो गया। अब 4,000 इधर प्लस हुआ है, इधर 4,000 माइनस हुआ है, तो इधर कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 0 प्लस 0 कर दिए। अब देखो अब क्या करेंगे, नए समीकरण बनाएंगे। 40,000 में 4,000 घटा दो 36,000, स्टॉक हमारे पास नया है इसलिए 4,000 यहाँ हो जाएगा, और इधर भी 40,000। 36 और 4 को जोड़ो, देखो 40,000 आया, इधर भी 40,000 है और इधर भी 40,000 है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, मशीन नगद क्रय किया। एक मशीन है उसको नगद क्रय किया, कितना में, 10,000 में। अगर आप लोग 10,000 में मशीन खरीदते हो तो आपके पास मशीन आएगा और उसके बदले में पैसा आपसे जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक नया एंट्री हो जाए, क्या, मशीन, कितना का है मशीन, 10,000 का, इसलिए हम लोग प्लस यहाँ पर क्या कर दिए 10,000, और रोकड़ में हम लोग क्या कर दिए माइनस 10,000। 10,000 प्लस हुआ है, फिर 10,000 माइनस हुआ है, इधर कुछ एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं, 0 प्लस 0 कर दो। अब नया समीकरण यहाँ पर फिर से लिख देना, 36,000 में 10,000 घटा दो 26,000, ये 4,000 में प्लस 0 करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी एंटर नहीं हुआ है इसलिए प्लस 0 किए। 4,000 को 4,000 नीचे उतार दो, और इधर 10,000 का 10,000। अब देखना 26,000 और 4 30,000, 30 और 10 40,000, और इधर भी 40,000। ठीक, आगे देखेंगे चौथा, माल उधार खरीदा। माल को क्या किया है, उधार खरीदा है। इस बार आप रोकड़ नगद नहीं दे रहे हो, इस बार क्या कर रहे हो, उधार दे रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना, चाहे माल को उधार दो, सॉरी माल को उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो, माल तो आपके पास आएगा ही ना। ठीक है, माल मतलब स्टॉक, स्टॉक आएगा, इसलिए 2,000 का हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया है। लेकिन अब उधार है तो लेने वाला कौन है, लेनदार के नाम से यहाँ पास लिख देंगे कितना, 2,000। ठीक है, खरीदता है, अगर बेचता है, उधार बेचता है तो यहाँ देनदार आता है, और उधार खरीद रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, लेनदार। तो दायित्व साइड में एक नाम आ जाएगा क्या, लेनदार। और हमारे पास तो स्टॉक आएगा ही, उधार खरीदो चाहे नगद, इसलिए प्लस हमने यहाँ पर स्टॉक में 2,000 कर दिया, और यहाँ भी 2,000 एंट्री कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, बराबर के बाद देखो इधर भी 2,000 एंट्री हुआ है, इधर भी 2,000 एंट्री हुआ है, और बाकी समय क्या कर देंगे, 0 0 0। अब नया समीकरण बना देंगे, ये हो जाएगा 26,000, और 4,000 में 2,000 जोड़ दो तो 6,000, ये 10,000, इधर लेनदार में जाएगा 2,000, और ये 40,000। फिर से जोड़ लें शॉर्टकट में, ठीक है। 26,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, अब 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। इधर भी 40 और 2 42,000, दोनों साइड बराबर है ना। ठीक,
आगे देखते हैं। पांचवा है वेतन नगद दिए। अब आप वेतन दोगे तो क्या हो जाएगा, आपसे पैसा जाएगा। ठीक है, आपसे पैसा जा रहा है। तो वेतन अगर नगद देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोकड़ में हम लोग 500 माइनस कर देंगे और बाकी इधर कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इधर अगर 500 माइनस किए तो इधर पूंजी में भी हम लोग क्या करेंगे, 500 माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिए, बाकी में प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब इसको हम लोग नया समीकरण बना देंगे। 26,000 में 500 घटा दूँ, 25,500। इधर आ जाएगा 6,000, इधर आ जाएगा 10,000 और इधर आ जाएगा 2,000। 40,000 में 500 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 39,500। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1 लेखांकन समीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के बाद हम लोग इसका एक और आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है एक ने व्यवसाय प्रारंभ किया है 20,000 का। ठीक है दोस्तों, मैच कर लेना। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इसको भी मैं बना रखा है। प्रश्न नंबर 2 लेखांकन समीकरण। यहाँ जाएगा क्रमांक और यहाँ जाएगा आपको क्या, लेन देन। जो भी लेन देन हुआ रहता है उसको लिखेंगे और इधर आ जाएगा संपत्तियाँ बराबर हो जाएगा दायित्व प्लस पूंजी। ये नीचे का जो है जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे वैसे ये आते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या लिखा हुआ है। एक ने व्यवसाय प्रारंभ किया 20,000, मतलब 20,000 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है। तो व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, रोकड़ रहेगा। तो यहाँ प्लस कर देंगे रोकड़, एक नया नाम लिख देंगे, यहाँ जाएगा 20,000 और इधर बराबर करके पूंजी में लिख देंगे 20,000। अभी स्टॉक लेनदार और ये देनदार ये सारी चीज़ अभी नहीं आए हैं। तो यहाँ कर क्या कर देंगे, नया समीकरण 20,000 कर देंगे, यहाँ भी बराबर करके 20,000 कर देंगे। दूसरा देखते हैं, वाई से माल खरीदा 5,000 रुपये में। वाई से क्या किया है, माल खरीदा है कितना का, 5,000 का। अब यहाँ पर देखो नगद नहीं बोला है ना, नगद नहीं बोला है इसलिए इसका मतलब क्या है, ये उधार खरीदा होगा। ठीक है, तो जब भी उधार खरीदता है माल, चाहे उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, माल खरीदेगा तो आपके पास माल आएगा और एक खरीदने वाले का नाम आ जाएगा, लेनदार। ठीक है, जो ले रहे हैं उसके नाम से आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक लिख देंगे नया नाम और उधार है इसलिए इधर हम लोग लेनदार कर दिए। जब उधार खरीदेगा तो लेनदार, उधार बेचेगा तो देनदार। ध्यान रखना, उधार खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्टॉक आ गया और इधर आ गया लेनदार। स्टॉक में प्लस कर दिए 5,000 और लेनदार में कर दिए कितना, 5,000 और बाकी इधर जीरो और इधर भी जीरो। नया समीकरण बना देंगे, ये 20,000 का 20,000, स्टॉक 5,000 का 5,000 और इधर लेनदार में आ गया 5,000 और पूंजी का 20,000 था वो है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जेड को माल बेचा, लागत था 18,000 का लेकिन बेचा कितने में है, 15,000 का। ठीक है, तब एंट्री क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ों को मैंने जो है थ्योरी में पूरा बता रखा है, पिछले जो है इसमें मैंने पूरा थ्योरी में बता रखा है, वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 18,000 का लागत में माल बेचा है और 15,000 रुपये उसको क्या हुआ है, सॉरी लागत था 18,000 का लेकिन कितना बेच दिया है, 1,500, सॉरी 1,800 का लागत है ना, ये मेरा लिखने में मिस्टेक हो गया है। लागत था 1,800 का और बेचा कितना में है, 1,500 में बेचा है। तब क्या एंट्री होगा, अब नगद बेचे चाहे उधार बेचे, अगर बेचते हैं तो हमसे जो है क्या होगा, माल जाएगा। बेचेंगे जब भी हम किसी कोई सामान देंगे तो हमसे जो है क्या होगा, सामान जाएगा और उसके बदले में हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ देखो 1,800 का हमारा क्या हो जाएगा, माल जा रहा है इसलिए हम लोग स्टॉक में क्या किया, 1,800 माइनस कर दिए। और देनदार, ठीक है, उधार जब भी बेचता है तो हमारे पास क्या जाता है, देनदार। इसमें कितना की दिए, 1,500। 1,800 का था लेकिन हमने कितना में बेचा है, 1,500, हमारे पास 1,500 आया। तो क्या हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है, लॉस में है, कमी हुआ है ना भाई। 1,800 में 1,500 घटा दो, कितना का कमी है, 300 का। तो यहाँ हम लोग पूंजी में 300 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद नया समीकरण क्या बन जाएगा, 20,000, 5,000 में 1,800 घटा दो तो 3,200। देनदार नया नाम आ गया 1,500, लेनदार 5,000 ऑलरेडी था और 20,000 में 300 घटा दो कितना जाएगा, 19,700। चौथा देखते हैं, राम ने व्यवसाय से निकाले, व्यवसाय से कितना निकाला है, 2,500। जब भी निकालता है तो क्या हो जाता है, रोकड़ में माइनस हो जाता है और आपका पूंजी में माइनस होता है।
तो रोकड़ में हम लोग माइनस कर दिए 2500, बाकी में प्लस जीरो, लेनदार में भी जीरो, और इधर कितना हो जाएगा, पूंजी में भी 2500 माइनस हो जाएगा। नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 20,000 में 2500 घटा दो 17,500, 3200 का 3200, 1500 का 1500, लेनदार है 5,000, 19,700 में 2500 घटा दो 17,200। अब क्या करना, इन तीनों को जोड़ के देखना बराबर आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ के देखना बराबर आना चाहिए। ठीक है, 22,200 इधर भी आना चाहिए, 22,200 इधर भी आना चाहिए। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे। जो जो डिफरेंट तरीक़ा से बनेगा उसको मैं जो है आगे बनाते रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे लोगों को बताइए जो ट्यूशन ना कर सके, उसको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप लोग कक्षा 11वीं में नए नए आए हो तो अकाउंट आपको अलग लगेगा, है ना, कुछ नया सब्जेक्ट है इसलिए। तो धीरे धीरे आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।